शादी के बाद मेरे 4 बेटियां हुईं। 5वीं बार जब मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास ने कहा कि इस बार बेटी हुई तो घर से निकाल दूंगी। मैं हर समय चिंतित रहती थी और रात दिन प्रार्थना करती कि बेटा हो जाए। एक दिन नौकर ने कहा, छोटी मालकिन, रोज एक कच्चा अंडा खाओ, बेटा ही होगा। मैंने रोज एक कच्चा अंडा खाया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो नौकर का। मेरा नाम सुनैना है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी। मेरे माता पिता ने भी इस परिवार के लोगों के बारे में कोई छानबीन या कुछ और नहीं देखा। बस देखा तो यही देखा कि इकलौता बेटा है, और फिर जहाँ इकलौते बेटे होते हैं वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं बहू पर। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने इस घर में रहना जीना हराम कर दिया था मेरा, और वो ये कि मैंने इस घर को वारिस देना है। अगर बारिश पैदा ना कर सकी तो इस घर से निकाल दिया जाएगा। खैर, शादी के पहले साल में ही मैं गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये हमारा समाज है और ये समाज की त्रासदी है कि एक औरत से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले वो अच्छी पढ़ाई करे, फिर वो एक अच्छी बेटी बने, उसके बाद उससे पूछा जाता है कि शादी हो गई या नहीं, और अगर वो शादीशुदा है तो वो माँ बनी या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे या बेटी की माँ बनी है, और अगर बेटी है तो फिर बेटा क्यों नहीं है। एक औरत की पूरी ज़िंदगी यही सब करने और सुनने में निकल जाती है। फिर भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने मुझे एक बेटी दी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें शादी के 10-10 साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन बेटी पैदा होने से मेरी सास और पति पूरी तरह से खुश थे या नहीं, ये पता नहीं था। लेकिन शुक्र था, फिर भी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त नहीं की थी। लेकिन पता नहीं कि किस्मत ने मेरे लिए क्या योजना बनाई थी कि मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हुईं। हमारा घर बहुत बड़ा था। हर वक्त तो नौकरों की लाइन लगी रहती थी। उसी हवेली में एक नौकर था, उसका नाम राकेश था। पूरे घर में एक वही था जो मेरा दर्द समझता था। कहता, भगवान ने तो आपके घर में लक्ष्मी भेजी हैं। जब भी मेरी बेटी होती, राकेश ही ये खबर सबसे पहले मेरी सास और पति को सुनाता। जब भी वो ये खबर बाहर सुनाने जाता कि बेटी हुई है, तो बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिरी 2 बेटियों की बार मेरे पति और सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड खराब रहा था। मेरा पति अब अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं करता था, उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता, और ना ही मेरी सास उनसे प्यार करती और ना ही उन्हें गोद में उठाती। मेरी सास अपनी पोतियों से ऐसे दूर भागती जैसे उनको हाथ लगाते ही उन्हें कोई छूत की बीमारी हो जाएगी। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस घर में मेरी बेटियों को हर सुविधा प्राप्त थी। वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जा रही थीं और अच्छा ही खाती थीं, लेकिन बस उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता था। इस वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थीं। अब तो मैंने भी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था कि हे भगवान, अब तो तू मुझे एक बेटा दे ही दे, क्योंकि अब तो मैं भी चाहने लगी थी कि भगवान मुझे एक बेटा दे दे, जिससे कि हम माँ बेटियों की ज़िंदगी से ये मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मैं पेट से नहीं हो रही थी। एक तो ये कि मैं 4 बेटियों की माँ थी और अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनना पड़ती थीं अपनी सास और अपने पति की। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उसे अपने दिल की बातें कह ही देता है। इसी तरह मैं भी अपने नौकर राकेश से अपने दिल की सारी बातें कह दिया करती थी। बस यूँ समझें कि मैंने राकेश को अपने बारे में सब कुछ बता रखा था। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान होती हूँ। लेकिन राकेश ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे उसके बारे में जानने का कोई शौक भी नहीं था। लेकिन राकेश बहुत ही अच्छा इंसान था। उम्र में वो मुझसे छोटा था और सब घर और ख़ानदान का पुराना वफादार नौकर था। उसके बाप दादा भी यहीं पर काम करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नतें मांगी, और फिर भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा की और मैं 5वीं बार प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी। खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे उम्मीद दे दी, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती थी तो मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने मेरा पति और मेरी सास मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। शायद उनको उम्मीद होती थी कि इस बार खुशखबरी सुनने को मिलेगी। शायद इस बार उन्हें भगवान एक पोता दे दे। मेरे पति और मेरी सास बेटा बेटी के जाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से भी पता नहीं करवाते थे कि बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहते कि वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था।
मेरा पति एक पढ़ा लिखा इंसान था। हो सकता है इस बात की कुछ समझ हो कि ये करना गैरकानूनी है और इसीलिए अपनी माँ को ऐसा करने से रोक देता हो कि गर्भ में लड़के लड़की की जांच करा लें। लेकिन जो भी था अच्छा ही था। कम से कम मेरी बेटियों को इस दुनिया में आने का हक उनसे नहीं छीना गया था। एक बार मैं किचन में अपनी सास का काम में हाथ बटा रही थी तो मेरी सास ने कहा, देखो इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको उम्मीद भी नहीं होगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं डर गई। मैंने पूछा कि आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगे आप मेरे साथ? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। अपनी सास की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में रहे नहीं, भाई बहन भी कोई है नहीं। अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा कि ये हमारी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है, इसलिए इस बार तुम्हें बेटा ही पैदा करना है। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर रहोगी, इस पर राज करोगी राज। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। तुम्हारी बेटियाँ और तुम जो चाहोगी वही तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने बेटा पैदा ना किया तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल न्याय पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए हैं। अगर 5 मौक़ों के बाद भी तुम हमें एक बेटा न दे सकीं तो इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। मेरी सास की जुबान पर जो आ रहा था वो बोलती जा रही थीं। उन्होंने मुझे न जाने कितनी बातें सुना डालीं, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो तुम्हें इस घर से जाना होगा, किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रह सकती। अपनी सास की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि मेरी सास कितनी जालिम औरत है। मेरी सास अच्छी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? राकेश को कुछ देर पहले मैंने सब्जी लाने के लिए कहा था। वही देने शायद किचन में आ रहा था और तभी उसने मेरी सास की बातें सुन लीं और मुझे रोते हुए भी देख लिया था। मेरी सास अपना लंबा चौड़ा लेक्चर देकर किचन से जा चुकी थी। राकेश किचन में आया तो मेरे आंसू देखकर वो परेशान हो गया। कहते हैं ना, जब कोई हमदर्द सामने खड़ा हो तो आंसू और भी तेज़ी से बहने लगते हैं। मेरे आंसू भी और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे थे। मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। राकेश ने सब्जी एक तरफ रखी और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आंसू साफ किए तो राकेश बोला, छोटी मालकिन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये लोग बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके ख़ानदान को तो जैसे कोई बददुआ लगी हुई है। इनके ख़ानदान में कई कई सालों तक बेटे पैदा नहीं होते हैं। आपके पति भी तो शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। राकेश की ये बात सुनकर मैं हैरान थी कि मेरी सास तो 10 साल तक औलाद पैदा ना कर सकी तो उनको क्या महसूस होता होगा। मैंने तो फिर भी बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन मेरी सास तो 10 साल तक बांझ नहीं थीं। उन पर क्या बीती होगी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मेरी सास को मेरा दर्द महसूस नहीं होता था। कितनी जालिम औरत है मेरी सास। राकेश बोला, छोटी मालकिन, मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। ये बड़ा पुराना टोटका है, हमारे बड़े बूढ़ों का आजमाया हुआ ये टोटका है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने पी लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपको बेटा ही पैदा होगा। मैंने राकेश को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह बेटा पैदा कैसे हो सकता है? राकेश ने कहा, छोटी मालकिन, बेटे की चाह में आपकी सास पता नहीं क्या क्या टोटके करती रहती हैं। इतना सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देख लें। अगर इस टोटके से बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी कमी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के इशारे पर भी काम करने लग जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि इन बातों का कोई लॉजिक भी है या नहीं। मैंने भी राकेश की बात मान ली और उससे कहा कि रोज़ रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूँगी। तुम रोज़ रात को सोने से पहले मुझे एक कच्चा अंडा दे दिया करना। राकेश ने कहा कि छोटी मालकिन, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को पूरी लगन से करूँगा। एक दिन भी बिना कच्चा अंडा पिए आपको सोने नहीं दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भगवान आपको बेटा ही देगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी और मुझे भी आपकी सेवा करके बहुत खुशी मिलेगी। बहुत सालों के बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा राकेश ने कहा था, मैं रोज़ सोने से पहले कच्चा अंडा पीने लगी। कच्चा अंडा पीते हुए मुझे बहुत अजीब लगता था, बहुत ही गंदा स्वाद होता था उसका, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका स्वाद कैसा है।
ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। बस यही मेरा मकसद था। मैं किसी दिन भूल जाती कच्चा अंडा पीने के लिए, लेकिन राकेश कभी नहीं भूलता था। वो डेली मुझे कच्चा अंडा सोने से पहले ज़रूर देता था। शुरू शुरू में तो मेरे पति ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राकेश रोज़ मेरे लिए कच्चा अंडा लेकर आता तो मेरे पति ने कहा, तुम रोज़ ये अंडा क्यों खाती हो? मैंने बात को टालते हुए कहा कि उबला हुआ अंडा है। माँ जी ने कहा है रोज़ एक अंडा खाया करो, सेहत अच्छी होगी। मेरी बात सुनकर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि साथ में ये भी दुआ करती रहा करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारा किसी काम का नहीं होगा। कभी कभी तो मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ होती थी कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता था। अगर वो अपनी माँ से मजबूर था तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मुझे तसल्ली तो दे ही सकता था। अगर मुझे उसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन सच तो ये था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपनी जीवन संगनी नहीं समझा, उसने तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था, बस इसके अलावा उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मैं भी रोज़ अपने भगवान से दुआएं मांगती कि हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही दे दे, जिससे कि मैं वो बेटा इनके हवाले करके कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब मेरी जान बख्श दो। और अपने पति से भी कह सकूं कि अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। और मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मैं ये सब कहना चाहती थी। इन 12 सालों में मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया था, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत तो मर्द से ही होती है। जिस औरत का पति उसके साथ नहीं होता, उस औरत की कोई इज्जत नहीं होती। ससुराल वाले भी इज्जत नहीं करते और ना ही दुनिया वाले। एक दिन मैंने हवेली में कुछ शोर होते सुना कि मेरा पति गुस्से से चिल्ला रहा था, राकेश कहाँ है? पता चला वो घर में नहीं था। न जाने वो कहाँ चला गया था। पता नहीं राकेश कहाँ चला गया था। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे पति चिल्ला रहे थे कि आज रात मेरे बहुत ही ज़रूरी मेहमान आने वाले हैं और इसका कोई पता नहीं। मैं भी सोचने लगी कि पता नहीं राकेश कहाँ चला गया। लेकिन रात होने से पहले पहले राकेश वापस आ गया था और उसने सारे काम टाइम से पहले ही कर लिए थे। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, पर वो चुपचाप खड़ा डांट सुनता रहा। रात को जब वो कच्चा अंडा लेकर मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो वो कहने लगा कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन उसके चेहरे से साफ महसूस हो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने राकेश से और ज़्यादा बहस नहीं की। वो अंडा देकर चला गया। मैं रोज़ कच्चा अंडा पी रही थी और साथ के साथ भगवान से दुआएं भी करती थी। एक दिन हमारे घर एक पड़ोस की औरत आई थी। बातों बातों में मेरी सास उस औरत से कहने लगी कि हाँ, इस बार फिर उम्मीद से है। अगर इस बार बेटा हो गया तो ठीक, नहीं तो इसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। बहुत झेल लिया इस औरत को। अगर इस बार इसने बेटा नहीं दिया तो इस बार मैं इसे घर से चलता कर दूंगी। जैसे जैसे मेरे डिलीवरी के दिन पास आते जाते थे, मैं चिंता में घुलती रहती थी। पता नहीं अब क्या होगा। अगर इस बार भी बेटी हो गई तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? पति से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं कि वो मेरी साड़ लेगा और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ाई करेगा। लेकिन फिर भी दिल में एक आस थी कि एक बार पति से बात करके तो देख लूं, हो सकता है उसके दिल में मेरे लिए कहीं थोड़ी सी जगह हो। रात को मैंने बहुत ही आस के साथ अपने पति से पूछा, हार्दिक, क्या इस बार हमारे यहाँ बेटी हो गई तो क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे? कितनी बेबसी थी उस समय मेरे चेहरे पर। अगर मेरे पति के पास दिल होता तो वो मेरी बेबसी जरूर देख पाता, लेकिन वो तो पत्थर दिल था। हार्दिक ने मुझे 2 पल के लिए देखा, फिर एक ऐसी बात कह दी कि मेरा दिल टूटकर किरची किरची हो गया। मेरे पति ने कहा, इस घर में सिर्फ मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी कि तुम्हें इस घर से निकाल दूँ तो मैं अपनी माँ के कहने पर तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा, तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। हार्दिक ने ये बात कितने आराम से कह दी थी। वो उस बात से बेखबर था कि उसकी बात ने मेरे अंदर तूफान मचा दिया था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैंने अपने आंसू पीते हुए कहा, ठीक है हार्दिक, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी। क्योंकि अगर पति के दिल में प्यार ना हो तो ज़बरदस्ती प्यार उसके दिल में नहीं भरा जा सकता। जब तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो फिर तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं हार्दिक की तरफ से करवट लेकर लेट गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, इन पर मेरा कोई बस नहीं था। दिन धीरे धीरे यूं ही निकलते जा रहे थे। मेरी प्रेगनेंसी के 8 महीने पूरे हो चुके थे, 9वां महीना लग चुका था। तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा।
मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। ये वही समय था जब राकेश मेरे लिए कच्चा अंडा लेकर आता था। लेकिन आज मुझे बहुत नींद आ रही थी। जी चाह रहा था कि अंडा पीकर जल्दी से सो जाऊं, लेकिन राकेश अभी तक नहीं आया था। सोचा, मैं खुद ही जाकर किचन से अंडा ले लेती हूँ और उसे पीकर जल्दी से सो जाती हूँ। यही सोचते हुए मैं बाहर आ गई और किचन की तरफ चल दी। किचन के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि मेरी नज़र राकेश पर पड़ी। उसके हाथ में कच्चा अंडा था और पता नहीं वो मन ही मन क्या बुदबुदा रहा था। मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि वो अंडे पर कोई जादू टोना कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। राकेश ने तो कभी नहीं बताया था कि वो अंडे पर कुछ जादू करके मुझे पीने के लिए देता है। उसने तो यही कहा था कि सिर्फ वो कच्चा अंडा पीने से ही मैं बेटे को जन्म दूंगी। और फिर अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि ज़रूर इसमें मेरी सास की कोई चाल है। मैं गुस्से से किचन में आई और राकेश के हाथ से अंडा लेकर फेंक दिया। वो हैरत से मुझे देखने लगा। छोटी मालकिन, ये आपने क्या किया? अंडा क्यों तोड़ दिया? मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा, राकेश, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुम अभी अभी अंडे पर क्या जादू कर रहे थे? मुझे अभी के अभी सब बताओ। मेरी बात सुनकर राकेश हड़बड़ा गया। कहने लगा, नहीं छोटी मालकिन, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। आपको गलतफहमी हुई है। मैं गुस्से से बोली, हाँ, मुझे गलतफहमी हुई थी, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, तुम पर विश्वास किया। सच सच बताओ, ये काम करने के लिए तुम्हें मेरी सास ने ही कहा है ना? रोज़ मुझे ये जादू वाला अंडा पीने को देती है, जिससे कि मैं इस बार भी बेटी को जन्म दूं और वो मुझे घर से निकाल दे और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे। मैं ही पागल थी जो एक नौकर की बातों में आ गई। इतना भी नहीं सोचा, जब पति ही अपना ना हुआ तो एक नौकर से क्या उम्मीद। राकेश नहीं नहीं करता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। राकेश रोते हुए कह रहा था, छोटी मालकिन, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मेरी बात का विश्वास करें। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। उसके हाथ में जो अंडा था उसे भी फेंका और जो अंडों की ट्रे रखी थी उसे भी फेंक दिया और अपने पति से आकर कहा कि राकेश को अभी के अभी इस घर से निकाल दो। हार्दिक मेरी बात का दूसरा ही मतलब ले बैठे। उन्हें लगा कि राकेश ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की है। मेरी बात सुनकर हार्दिक को भी गुस्सा आया। वो नीचे जाने लगे कि तभी मुझे तेज दर्द होना शुरू हो गया। हार्दिक ने जल्दी से अपनी माँ को आवाज़ लगाई। मेरी सास आई और उन्होंने दाई को बुला लिया। मेरी सारी बेटियां घर पर ही हुई थीं। मेरा पति और मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते थे, लेकिन इस बार मेरे शरीर में कमजोरी बहुत थी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। दाई ने कहा, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। इनका केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। अगर और ज़्यादा टाइम लगाया तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। पहले तो मेरी सास नहीं मानी, लेकिन जब सुना कि बच्चे की जान को भी खतरा है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए राजी हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ मैंने एक हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब नर्स ने आकर मुझे बताया कि आपने एक बेटी को जन्म दिया है, तो मैं ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गई थी। कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। मैंने कहा, हाँ, मेरी बेटियां मेरे लिए वरदान से कम नहीं, लेकिन मेरी सास और मेरा पति मेरी बेटियों को अभिशाप मानते हैं। वो मुझे घर में नहीं रखेंगे। तभी एक औरत वहाँ पर आई। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। उस औरत ने अपना बच्चा रख दिया और मेरी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। कहने लगी, आज से मेरा बेटा आपका और आपकी बेटी मेरी हुई। मैं हैरत से आंखें फाड़कर उस औरत का मुंह देखने लगी। मैं तो उस औरत को जानती भी नहीं थी। आज से पहले मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा था। फिर उस औरत ने आगे जो कहा उसे सुनकर मुझे हैरत का एक और झटका लगा। औरत बोली, मैं राकेश की पत्नी हूँ। जब भगवान ने आपको उम्मीद दी थी तो उस समय मैं भी उम्मीद से हो गई थी। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बेटे हैं। मैंने और राकेश ने पहले ही प्लान कर रखा था कि अगर छोटी मालकिन को बेटी हुई और हमारे बेटा हुआ तो हम अपना बेटा छोटी मालकिन को दे देंगे। ये काम हम बहुत ही गुप्त तरीके से करने वाले थे, जिससे कि आपके पति और आपकी सास को कुछ पता न चले। मैंने 2 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया है। जब आपको पेन शुरू हुआ था तभी राकेश मुझे हवेली ले आया था। जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो मैं भी आपके पीछे पीछे हॉस्पिटल चली आई और देखिए, ऐन वक्त पर सब कुछ ठीक हो गया। आपकी सास और आपके पति को बेटा मिल गया और मुझे भी एक प्यारी सी बेटी मिल गई। मैंने 2 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया है। ये बेटा आप ले लें, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये बेटा आपका है या मेरा। उसने अपना बेटा मेरी गोद में डाल दिया, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को अपने सीने से लगाया तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने राकेश की पत्नी से कहा, तुम बहुत महान हो जो तुमने मुझे अपना बेटा दे दिया, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं।
राकेश की पत्नी ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। और फिर वो उसी दरवाजे से बाहर निकल गई जिस दरवाजे से आई थी। मैं सोचने लगी, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, उसे भी मेरी हालत समझ में आ गई थी। कहने लगी, अगर मेरे एक झूठ बोलने से आपका घर बसता है तो मैं ये झूठ जरूर बोलूँगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपकी सास और पति से यही कहूँगी कि आपने बेटे को जन्म दिया है। ये कहकर डॉक्टर बाहर चली गई। जब हार्दिक और मेरी सास को पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो खुशी से नाचने लगे। हार्दिक ने तो अंदर आते ही मुझे बाहों में भर लिया, लेकिन मेरे दिल में हार्दिक के लिए कोई भी प्यार वाली फीलिंग नहीं आई, क्योंकि अगर हार्दिक को पता चल जाता कि मैंने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया है तो मुझे घर से निकालने में जरा भी नहीं सोचते। फिर ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा। हार्दिक ने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे एक बेटा दिया। लेकिन मैं बुत बनी बैठी रही। हार्दिक को कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन हार्दिक को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो तो अपनी ही खुशी में खुश था। मेरी सास ने भी मुझे खूब सारा प्यार दिया, और जैसा कि मेरी सास ने कहा था कि बेटा दोगी तो रानी बनकर रहोगी, वैसे ही मेरी सास ने मुझे रानी बना दिया। तीसरे ही दिन मैं घर आ गई। मेरी सास और पति मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी सारी बातें मानते थे। किसी काम से राकेश जब मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो राकेश, जो मैंने तुम पर शक किया। तुमने तो अपनी महानता से मुझे अपना कर्जदार बना दिया। छोटी मालकिन, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आप बहुत अच्छी हैं और मैं नहीं चाहता था कि आप इस घर से जाओ। और फिर आप बेटे को जन्म नहीं दे सकीं, इसमें आपका क्या दोष है। और वो अंडे वाली बात तो बस ऐसे ही आपका दिल रखने के लिए थी। मैं चाहता था आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपको संतुष्टि हो जाएगी कि अंडा पीने से आप बेटे को ही जन्म देंगी। जब आप उम्मीद से हुई तो उसी समय मेरी पत्नी भी उम्मीद से हुई थी। हम दोनों ने पहले ही प्लान कर रखा था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि मेरे दिल में कहीं उम्मीद थी कि हो सकता है आप इस बार बेटे को जन्म दें। लेकिन भगवान की मर्जी, उसने इस बार भी आपको बेटी ही दी। आप निश्चिंत होकर मेरे बेटे को अपना बेटा समझिए और अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता ना करें। वो मेरे घर में राजकुमारी बनकर रहेगी। आखिर 3 भाइयों की इकलौती बहन होगी, और तीनों बेटों के बाद हमें बेटी का सौभाग्य मिला है। अब पूरे घर में मेरा राज है। हार्दिक भी अब मुझसे प्यार करने लगे थे और मेरी बेटियों को भी प्यार करने लगे थे। अब इसकी वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मैंने अपनी सास और हार्दिक से कहकर राकेश और उसकी पत्नी को घर में ही रखवा लिया। दोनों ने मेरी बात कुछ ना नुकर करने के बाद मान ली, और फिर राकेश, उसकी पत्नी और बच्चे हमारे घर में ही रहने लगे। इस तरह मुझे मेरी बेटी और राकेश को अपने बेटे के साथ रहने का मौका मिला। सारे बच्चे आपस में मिलकर बहुत प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।